प्रीति कुमारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम गांव घर में। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारी हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों के लिए लेकर आते रहे हैं। तो आज की जानकारियां क्या क्या है, आइए देखते हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये हमारे देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वीनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। वहीं देश में मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया गया है और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। किसान या मधुमक्खी पालक बारीकियों को समझकर इस क्षेत्र में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान सिर्फ शहद से ही आय नहीं ले सकते हैं, बल्कि रासायनिक मोम की जगह मधु से तैयार होने वाले मोम को भी अच्छे खासे दाम पर बेच सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी जब अपने छत्ते पर शहद इकट्ठा करती है, तो शहद के साथ साथ उस छत्ते पर कुछ पराग कण भी एकत्रित हो जाते हैं और फिर ये दानों का आकार ले लेते हैं। यही दाने सूखकर बी पॉलन कहलाते हैं। मौजूदा समय में इनकी बाजार में खासी मांग बनी हुई है। बी पॉलन में फूलों का पराग, रस, एंजाइम्स, शहद और बी सिक्रेशन का मिक्सचर होता है, जिन्हें सेहत के हिसाब से काफी फायदेमंद माना जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से चहुं ओर से लाभ लिया जा सकता है। तो दर्शकों, बढ़ते हैं आगे और आज जानेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन से हमारे ग्रामीणों को किस तरह से लाभ है और किस तरह से आय में वृद्धि होगी। तो दर्शकों, आज हमारे समक्ष मौजूद है लक्ष्मीकांत पांडे सर, जो कि मधुमक्खी पालन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि मधुमक्खी पालन से हमारे ग्रामीणों को किस तरह से लाभ है सर, और किस तरह से आय में वृद्धि हो सकती है। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आए। मैं लक्ष्मीकांत पांडे, रामाश्रम मधुमक्खी पालन उद्योग के तहत मैं मधुमक्खी पालन करता हूं और मधुमक्खी पालन उद्योग में युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें कोई विशेष पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती है और इसको गांव में रह के, घर में रह के भी हम इस काम को बखूबी कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष, बस थोड़ी सी एक बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। महज 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो बिहार राज्य खादी ग्राम बोर्ड उद्योग के तहत होता है, जिसमें हम युवा ट्रेनिंग करके और अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन उद्योग में कई तरह के फूलों का, खेतों का, बगीचे का, कई फूलों का हम शहद इकट्ठा करते हैं। होता क्या है कि जैसे मधुमक्खी हम बक्से में पालते हैं, जैसे आपके खेत में फूल आ रहा है सरसों का, आपके खेत में पिंजड़े को रखेंगे, उन दिनों जो भी मधुमक्खियाँ पर परागन करेगी सरसों के फूल से करेगी, उससे किसान का फसल दुगुना होता है और उसके एवज में हमें शुद्ध शहद प्राप्त होता है। इसी तरह सरसों ऑफ होता है तो फिर हम चले जाते हैं लीची के बगीचे में, बक्से के पिंजड़े को लेके अपने, और वहाँ लीची के बगीचा में जितना दिन फूल रहता है वो हम पालकों के लिए सीजन वही होता है जितना दिन उस बगीचे में फूल है। तो लीची के बगीचे में करीब 25 से 28 दिन तक हम लोग रहते हैं, जहाँ लीची का बहुत अच्छा और विशुद्ध अहिंसक शहद हमें प्राप्त होता है। इस शहद से कई तरह के बीमारियों का भी इलाज किया जाता है, इसलिए इसकी मार्केटिंग के लिए भी नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केटिंग के लिए तो बहुत सारी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन उत्पादन का जहाँ तक सवाल है तो उत्पादन हमको करना है और उत्पादन करने में कोई विशेष लागत की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बस एक थोड़ी सी जानकारी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग, और उसके बाद हम अपने गांव में, घर में, अपने इलाके में बैठ के इस मधुमक्खी पालन को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। जैसे सरसों के खेत का है तो वो सरसों का शहद हुआ, लीची बगीचे का है तो लीची का शहद कहलाएगा। इसी तरह करंज के लिए हम लोग गुमला रांची साइड में बक्से को ले जाते हैं, तो वहाँ से जो कलेक्शन होता है करंज का शहद होता है। इसी तरह करंज ऑफ होता है तो फिर गुलाब का होता है, गुलाब के बाद फिर उधर गेंदे का होता है। कई तरह के फूलों का शहद हमारे पास इकट्ठा हो पाता है। तो जैसा कि सर हम आपसे पूछे थे कि जैसे हमारे ग्रामीणों को इसका रोजगार शुरू करना चाहिए, तो कितने कम से कम लागत में ये शुरुआत कर सकते हैं मधुमक्खी पालन? मधुमक्खी पालन के लिए विशेष पूंजी की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। बस थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी अगर हो जाता है तो खादी ग्राम बोर्ड उद्योग से बहुत अच्छा इसमें सब्सिडी भी मिलता है। इसमें हमें उद्योग विभाग भी मदद करती है और हम बेसिक ट्रेनिंग लेके
खुद भी गांव घर में रहकर भी हम अच्छी तरह मधुमक्खी पालन उद्योग करते हैं, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की हमें शहद प्राप्त होती है। और शहद का मार्केटिंग इतना व्यापक पैमाने पे है कि शहद उत्पादन करने वालों के लिए ख़रीदार खुद जाके खोज के उनका शहद खरीदते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तो खरीदती ही हैं, लेकिन आज के समय में बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे समाज में शहद की बहुत अच्छी कद्र है। और शहद वही खाते हैं जो अच्छे क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग। तो वहाँ शहद के मार्केटिंग के लिए हमें सोचना ही नहीं होता है। इसलिए हम ग्रामीण भाइयों से, युवाओं से अनुरोध करते हैं कि जितना अधिक से अधिक मात्रा में मधुमक्खी पालन उद्योग का आप काम करें, जुड़े। इसमें बहुत कम से कम पूंजी में हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की शहद को उत्पादित करके मार्केट के लिए सोचना ही नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, मार्केट इसका व्यापक पैमाने पे है। बस जानकारी होना चाहिए कि आपके पास नीम का, जामुन का, गुलाब का, सहजन का, किस फूल का शहद है, वो खरीदने वाले आपके दरवाजे पर आकर शहद उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए हम युवाओं से आह्वान करेंगे, ग्रामीण भाइयों से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मधुमक्खी पालन उद्योग से जुड़े और शहद का काम में आएँ। और इसमें कोई विशेष पूंजी की आवश्यकता है नहीं। हम मुश्किल से 10 बक्से से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बक्सा और ये सब जो है, ये खादी ग्राम बोर्ड उद्योग देती है। इसके तहत हम बक्सा लेकर और अपना काम अपने गांव घर में बैठकर भी शुरू कर सकते हैं। तो सर, हमारे ग्रामीणों को ये बताइए कि सरकार के द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए क्या योगदान है और किस तरह से इस चीज़ का वो लाभ उठा सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं सर, इसके बारे में बता दीजिए। सरकार के तरफ से मधुमक्खी पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 40 से 60% तक के अनुदान है। अगर इस काम में हम जुड़ते हैं तो जो पूंजी लगती है उसका 60% लगभग सरकार देती है। और ये सरकार के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं है। बस हम पालक के पास थोड़ी सी ज़मीन होनी चाहिए और इसके बाद माइग्रेशन यानी थोड़ी मेहनत के लिए हम तैयार रहें। इसमें कभी सरसों के खेत में, कभी लीची बगीचे में, कभी गुलाब के लिए, कभी करंज के लिए, हर बगीचे में घुमाना, माइग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम माइग्रेशन करते हैं तो सरकार हमें बहुत अच्छा अनुदान भी देती है, सब्सिडी भी देती है और इसका 40 से 50-60% हमको माफ़ भी होता है और बाकी अमाउंट को ही हमें जमा करना है। इसलिए पुनः हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि मधुमक्खी पालन उद्योग का व्यवसाय बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें जुड़ें और शहद का उत्पादन करें और इसका मार्केटिंग के लिए सोचना ही नहीं है। तो सर, हमें ये बताइए कि ये जो शहद होता है, ये हमारे जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं और कुछ युवाएं हैं और जैसे बुजुर्ग लोग हैं, किस किस रूप में, किस तरह से ये फ़ायदेमंद है और कौन सी बीमारी में ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और दवा के रूप में ये काम करता है? सही क्वेश्चन है मैम आपका। सहजन का जो शहद होता है मैम, ये 3 पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों के लिए हेल्थ टॉनिक, मेमोरी टॉनिक है। उसी तरह बुज़ुर्गों के लिए, हार्ट पेशेंट अगर हैं, उनके लिए भी शहद काफ़ी कारगर है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को कंटिन्यू करता है। उम्र का साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पे, आपके चेहरे पर नहीं होगा, दिखने नहीं देगा। उम्र तो अपने हिसाब से बढ़ेगी लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएगी और समय बुढ़ापा नहीं आएगा और हमें हमेशा जागृत रखेगा। कभी हमें सहजन का शहद का अगर प्रयोग करें, वैसे तो शहद सब फायदेमंद होते हैं लेकिन सहजन में होता है कि विशेषकर बच्चों के लिए एंटीबायोटिक है, एंटीपॉक्स है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अगर शहद का सेवन करते हैं तो हमें जल्दी डॉक्टर और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शहद वो चीज़ है, जैसे सहजन पर हम लोग बताते हैं कि सहजन का शहद 100 बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है। यही नहीं, सहजन जॉन्डिस से, चेचक से, ब्लड प्रेशर से भी बचाने का काम करता है। ये हार्ट पेशेंट हमें नहीं बनने देता है क्योंकि कहीं ब्लॉकेज नहीं होने देगा। ब्लॉकेज होता है तो हम हार्ट पेशेंट बनते हैं, ब्लॉकेज होता है तो हमारे जॉइंट्स पेन वगैरह भी कहीं अवरुद्ध होते हैं, कहीं पैरालिसिस का अटैक होता है। तो इसलिए शहद ऐसे चीज़ है कि अगर हम इसका नियमित सेवन करें तो हमें लगता है कि कभी हमें डॉक्टर के पास जाने की और दवा के छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सर, हमें ये बताइए सर कि जैसे हमारे ग्रामीण जो भी युवा हैं, अभी पढ़ाई लिखाई के बाद अगर चाहते हैं इसको अपना प्रोफेशन बनाना, तो उसके लिए कहाँ से वो ट्रेनिंग लेंगे और किस तरह से प्रशिक्षण लेंगे ताकि इसमें वो अपना आगे क्षेत्र बना सके, आय कर सके, आय में वृद्धि कर सके, और किस तरह से उनका भविष्य उज्जवल हो इस क्षेत्र में सर, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में? मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में युवाओं के लिए भविष्य बहुत ही उज्जवल है
क्योंकि इसमें विशेष पूंजी की भी ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने घर में, अपने समाज में रहकर भी हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इसके लिए बिहार राज्य खाद्य ग्राम बोर्ड उद्योग द्वारा व्यापक पैमाने पर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। जो वो हमारे गांव में, हमारे समाज में आकर ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, उसमें हम ग्रामीण युवा अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और उसके बाद इसको रोजगार में के तहत इसको अपनाकर हम अपना रोज़गार इसमें पैदा कर लेते हैं। शहद का मार्केटिंग के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कि सोचना नहीं है, बस हमें सोचना है कि हम उत्पादन कितना शुद्ध और सात्विक तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में मिलने वाली मैक्सिमम शहद जो है शुद्धता पर उसके प्रश्न चिन्ह होते हैं, और हम मधुमक्खी पालक का जो शहद होता है ये विशुद्ध और अहिंसक होता है। इसमें न अंडे निचोड़े जाते हैं, न मक्खियाँ मारी जाती है, इसलिए इसको विशुद्ध और अहिंसक कह सकते हैं। वरना दुनिया में किसी भी शहद को शायद हम अहिंसक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालक ही आपको विशुद्ध और अहिंसक शहद दे सकता है। दर्शकों, अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे सर ने दी। मधुमक्खी पालन से आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं और किस तरह से सरकार की योजना का भी लाभ उठा सकते हैं और किस तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे ग्रामीणों को देने के लिए। सर धन्यवाद दूरदर्शन को भी और आपको भी और आपके पूरे टीम को भी नमस्कार। तो दर्शकों, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और जानेंगे घरेलू नुस्खे के बारे में। हमारे किचन में बहुत सारी सामग्री ऐसी होती है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और जिसका उपयोग करके हम कई तरह की बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं घरेलू नुस्खे। हम लोग मसाले के तौर पे कम इस्तेमाल है, लेकिन अक्सर हम लोग अलग अलग व्यंजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं खसखस, पॉपी का सीड, पोस्ता दाना के तौर पे हम लोग इसको बोलते हैं। इसका इस्तेमाल अलग बहुत सारी चीज़ें, यानी खीर वीर जो बनती है उसमें भी इस्तेमाल होता है, कुछ फिशेस वगैरह बनती है उसमें भी यूज़ करते हैं। ऐसे इसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस से, खास के उन लोगों को जो बहुत दिनों से खांसी रह रही हो, सूखी खांसी और गला बार बार फंस जा रहा हो, उनको हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि इसके जो सीड्स हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं इसके सीड्स। और एक बात हम पहले बताते हैं कि इससे नशा नहीं होता है, इसलिए इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल खास के किचन में भी यूज़ है, ये अलाउड है। तो इसके जो सीड्स हैं इसको थोड़ा थोड़ा लेके, एक पिंच से थोड़ा कम लेके, इसको दांतों के तले दबा के और बहुत देर तक मुंह में इसको रहने दिया जाए, ताकि गले के खराश के लिए जो भी हम लोग दवा इस्तेमाल करते हैं उसको ज़रूरी होता है कि देर तक हमारे बक्कल कैविटी में रहे वो। तो इसको छोटे से जैसे बैग्स टाइप के जो आते हैं इसके पेपर के या फिर आपको प्लास्टिक से, उसमें लेके रख लें और थोड़ी थोड़ी देर पे इसको मुंह में डाल के हल्का सा चबाएं, निगले नहीं, इसको पानी नहीं पीना है इसके बाद। तो ये खास के क्रॉनिक जो ड्राई कफ है उसके लिए बहुत इस्तेमाल है। और ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया की केसेस होते हैं कि नींद नहीं आती है और देखिएगा कि दवाएं लेने के बाद भी वो रात में बार बार उठ जाते हैं, कभी कभी तो रात भर नहीं सोते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या समाज में है जो लोगों को नहीं आते। ड्राइविंग के पेशे में जो लोग हैं, जो नाइट शिफ्ट में जिनको काम करना पड़ता है, तो उनको चाहिए कि आंवला के मुरब्बा के साथ इसका इस्तेमाल करें। आंवला का जो मुरब्बा जनरली हम लोग यूज़ करते हैं उसके साथ ये इस दाने को ऐसे ही थोड़े से पिंच में ले लेके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बताना चाहेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब है जिसको हम लोग काली मिर्च के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखते होंगे खाने में कोई भी ऐसी सब्ज़ी और व्यंजन नहीं है जिसमें इसका इस्तेमाल ना होता हो। मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत है इसके अंदर, इसलिए कि ख़ास के पेट में होने वाली बीमारियां और लीवर डिजीज़ में बहुत वाइडली इसके अल्कोलाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। काली मिर्च जैसा कि और भी मसाले हैं, ये सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। जो आंतों में जो भी सिक्रीशंस आपको पाचन के लिए उपयुक्त होते हैं, उनके सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं ताकि जो भी हम खाते हैं वो सही से पच जाए। और साथ में ये क्या करता है कि आपको बाउल को क्लियरेंस करता है। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है और आंत की ठंडक की वजह से जिनको कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए बहुत इस्तेमाल है। क्योंकि टेम्परामेंटली ये गर्म होता है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इनका इस्तेमाल ऐसे लोग जिनको पाइल्स हो, हेमरॉइड्स हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो, उसमें इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे। गर्म होता है ये। उसके साथ साथ ये हलक की जो ओरल कैविटी, हलक, इसकी बीमारियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मुंह की माउथ में दांत और मसूड़े की बीमारियों के लिए इसको इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि ख़ास के सौंफ हुआ और आपको इलायची के साथ इसके चूर्ण बना के रख लेते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा देर पे हम लोग मुंह में डाल के च्यों करते रहते हैं। पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जनरली हम लोग मुंह में लेने वाली दवाओं के बाद जो पानी लेते हैं। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट हब है एक, आप देखें कि जिसको हम लोग कलौंजी बोलते हैं, मंगरेला भी इसको कहा जाता है, ब्लैक सीड कहा जाता है। और मसाले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, लेकिन ये एक ऐसा मसाला है जो अर्बन कंट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में इतना इम्पॉर्टेंस है कि यूनानी के स्कॉलर्स कहते हैं कि मैं लगभग हर खान पान की चीज़ों में इसको सजेस्ट करूँगा। टेम्परामेंटली ये हॉट होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल पेट की बीमारियाँ, लिवर की डिजीज़ के साथ साथ ये आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम के लिए भी बहुत इस्तेमाल है इसका। और साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ के लिए इसके जो डिकॉक्शन है, जो इसका प्रिपरेशन है, उसका इस्तेमाल होता है। और एक बहुत तेज़ी से इसका यूज़ बढ़ रहा है लोकल एप्लीकेशन के तौर पर। इसका इस्तेमाल हल्दी के साथ पेस्ट बना के, एलोवेरा के साथ पेस्ट बना के, मेथी पाउडर का जो पेस्ट बनाते हैं उसके तौर पे कलौंजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो लगभग आप देखेंगे कि यूनानी और आयुर्वेदा की जो अच्छी खासी प्रिपरेशंस है, कंपाउंड प्रिपरेशन, उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों को अगर हम लोग जितने भी हम सबने बताएं, अगर इसको इसके मसाले के तौर पे इस्तेमाल के साथ साथ अगर हम इसको मेडिसिनल यूज़ के तौर पे भी अगर ओरिएंटेशन देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कि छोटी छोटी बीमारियां जो पनपने ही ना दें। और ख़ास के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो खान पान की वजह से बढ़ रहे हैं, जो दुनिया में 72% से ज़्यादा है, उनको हम शुरू में ही रोक सकते हैं और बहुत देर तक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और जानेंगे योगासन के बारे में। तो दर्शकों, योगा आपके सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग बन चुका है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और किन किन बीमारियों में कौन कौन सा योगासन करें जिससे आपको काफ़ी लाभदायक पहुंचेगा। तो चलिए चलते हैं योगासन आपके लिए। योगा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आज के जीवन में। ये आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में योग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कुछ आसन मैं आपको आज बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल रख सकते हैं अपने शरीर को, और मेंटल रिलैक्सेशन, हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा रख सकते हैं अपने घर में रहकर। दंड्यामना विपकटपदा पश्चिमोत्तानासन। चलिए तो इस आसन की प्रक्रिया को जानते हैं। अपने दोनों पैर को बीच में गैप रखेंगे, दोनों पैर को वाइड ले जाएंगे, दोनों पैर के बीच में गैप। ध्यान देंगे अपने पैर के अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखेंगे सामने की ओर, एकदम सामने की ओर। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पर ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करेंगे। नीचे जाते वक्त अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ध्यान देंगे सांस छोड़ते हुए सामने देखते हुए एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए डाउन। अपने दोनों एंकल को पकड़ेंगे पहले, फिर कोशिश करेंगे 5 से 10 सेकंड पहले इस आसन में होल्ड करने के बाद कोशिश करेंगे कि अपने एल्बो यानी केहूनी को घुटने में सटाने की कोशिश करेंगे और अपने पूरे बॉडी को नीचे की ओर पुश करेंगे। इस आसन में सबसे ज्यादा जरूरी बात का आपको ख्याल रखना है कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपका घुटना हल्का सा भी बेंड ना हो, क्योंकि ये आपके हैमस्ट्रिंग के लिए ही है। जिन्हें भी साइटिका का प्रॉब्लम होता है वो ये आसन करेंगे, उनको बहुत हद तक रिलीफ महसूस होगा, बहुत हद तक इस आसन में साइटिका से आसानी होगा करने में। धीरे धीरे ये आपके कमर को भी फ्री करता है। हिप जॉइंट्स जिनका लॉक रहता है, बहुत ज़्यादा कमर कड़ा होता है, उसको भी फ्री करता है ये। इस आसन को इनिशियल स्टेज पर आप 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे घुटने को सीधा रखते हुए, फिर वापस आ जाएंगे लंबी सांस लेते हुए, हाथों को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउन एंड रिलैक्स करेंगे। जिनको भी साइटिका का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको भी नस चढ़ जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि पैर में झुनझुन्नी आ जाना,
वो बेसिकली हमारे नस के दबने की वजह से होती है। तो दंड्यायमना विपकटपदा पश्चिमोत्तानासन करने से आपका पूरा हैमस्ट्रिंग, पैर के पीछे जितना भी नस होता है उसको ये खोलता है, स्ट्रेच करता है। आपके नसों में, बॉडी में, पैर में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से जाता है। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो आपके पैरों की हैं वो ठीक होती हैं। त्रिकोण आसना। तो चलिए अब हम इसकी प्रक्रिया जानते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे। अपने राइट लेग को, राइट टो को आउटसाइड, बाहर की तरफ मोड़ेंगे। अपने नी को आगे की तरफ बेंड करेंगे। ध्यान देंगे कि आप अपने नी को 90 डिग्री से ज्यादा आगे ना ले जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए बॉडी को डाउन, अपने केहूनी को घुटने के आगे रखेंगे एकदम आराम से, और कोशिश करेंगे कि आपका हाथ मैट पे टच ना हो, मैट से 1 इंच ऊपर की ओर हो, और आपका नीचे वाला हाथ और ऊपर वाला हाथ दोनों एक लाइन में हो। और फाइनल पोस्चर में आप ऊपर देखेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को होल्ड करेंगे आसन को 8 to 10 ब्रेथ्स तक। फिर स्लोली सबसे पहले दोनों हाथ को स्ट्रेट करेंगे, वापस आएंगे, घुटने को सीधा करेंगे, पैर के अंगूठे को सामने लाएंगे, बॉडी को प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के बाद दूसरे पैर के अंगूठे को बाहर की ओर ले जाएंगे, घुटने को बेंड करेंगे 90 डिग्री एंगल मैक्सिमम। आपका जितना फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना पावर है बॉडी में, उतना ही बेंड करें, मगर ध्यान देंगे कि 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड ना करें। 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड करने पर आपके घुटने पे पूरा प्रेशर आने लगता है। ऐसे आपके पूरे शिन बोन पे, काफ मसल और थाई मसल पे प्रेशर आता है, जो कि बेसिकली वहीं आना चाहिए, क्योंकि ये थाई को स्ट्रेंथन करता है। चलिए स्लोली बॉडी को डाउन ले जाते हुए अपने केहूनी को घुटने के आगे, ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल सीधा, और फाइनल पोस्चर में ऊपर के हाथों की उंगलियों को देखेंगे। 8 से 10 बार श्वास लेंगे, नॉर्मल ब्रेथ में रहेंगे। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, बिगनर हैं, तो 8 से 10 ब्रीदिंग तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं पहले से, तो आप 20 ब्रेथ्स तक इसे लेकर जा सकते हैं इस आसन को। ये आसन आपके शोल्डर्स पे, आपके थाई पे, आपके काफ मसल पे स्ट्रेंथ देता है। आपके नेक को, आपके गर्दन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, सर्वाइकल इशू होता है, क्योंकि हम अब इस आसन में ऊपर के हाथों की उंगलियों को देखते हैं, तो उसको भी ये बहुत हद तक फ्री करता है, सर्वाइकल पेन को। स्लोली आसन में वापस आएंगे, दोनों हाथ को स्ट्रेट, घुटना सीधा, हाथ नीचे एंड रिलैक्स। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे योगासन आपके लिए, और उम्मीद है हमारे जो योग गुरु आपको आसन सिखाए होंगे, आप उनको अच्छे से किए भी होंगे और सीखे भी होंगे। तो चलिए, कहीं योगा करते करते आप थक तो नहीं गए? बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा मनोरंजन लोकगीत। माई के मन स्नेह के सागर अपार हा, आचर के दुधावा पावन, आचर के दुधावा पावन, अमृत के धार हा। माई के मन स्नेह के सागर अपार हा। मन स्नेह के सागर अपार हा। आचर के दुधावा पावन, आचर के दुधावा पावन, अमृत के धार हा। माई के मन स्नेह के सागर अपार हा।
करेली सृष्टि बेटवा पे राखे दृष्टि हो। गोदी में ले दुलारे को बहू न बिसारे हो। माये करेली सृष्टि बेटवा पे राखे दृष्टि हो। गोदी में ले दुलारे कबहू न बिसारे हो। लौके ना जब सहारा लौके न जब सहारा तब माये आधार हा। माई के मन स्नेह के सागर अपार हा। दर्शकों, उम्मीद है आपको लोकगीत पसंद आया होगा। तो उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम मेरा अच्छा लगा होगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए गांव घर। नमस्कार।